यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमने ये देख लिया था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जिसमें 1800 से 1850 तक क्या हुआ, इट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, ऐसा हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं द लंदन पुअर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एक डायग्राम बना हुआ है बुक में, देखो कैसी स्थिति है। वहाँ के जो भी वर्कर्स हैं वो अर्बनाइजेशन होने लगा, और वो लोगों की जो डॉम्स में डॉर्मेट्री में रहते थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। समझ में आई बात कि नहीं? सो देयर पोजीशन वाज पुअर। और ये कब का डायग्राम, जरा चेक तो करिए, 1861 का है। तो वहाँ स्थिति पुअर होने लगी, जॉबर्स थे वो जॉब देने लगे। 1870 में क्या हुआ अनवी, 1870 में इसका क्या हुआ, चेक करो टाइम लिमिट। बॉडी बनी, वर्कर्स लोगों ने यूरोप में अपने अपने सोशलिस्ट ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, और उसी में एक ग्रुप का क्या नाम था, दैट इज पूरे यूरोप में एक सेकंड इंटरनेशनल, दैट इज वर्कर्स ग्रुप हो गया। वर्कर्स ने अपनी पार्टी बनाई, और उस पार्टी का क्या नाम था, बोलो, सेकंड इंटरनेशनल। और इसी में बहुत सारी पार्टियां बनने लगी, जैसे जर्मनी में क्या बनने लगी, बोलो, सोशल डेमोक्रेटिक बनने लगी। और यूके में कौन सी बनी, लेबर पार्टी। फ्रांस में कौन सी बनी, तीनों चीज तुमको पता है। तो ऐसे में सेकंड इंटरनेशनल सोसाइटी बनी, और जिसमें जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। क्या? यस सर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और यूके में लेबर्स पार्टी। और इसी तरीके से दैट इज फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी बन गई। ये चीज हो गई। नाउ इसी समय में एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि 1860 में, वैसे तो मैं ये कह दूं 1808 से 1883, इस समय कार्ल मार्क्स का ये टाइम लाइन है, इतने समय तक वो जीवित रहे, लेकिन असली इनका प्रभाव 60 में दिखा। इसमें इन्होंने क्या किया, ये जर्मन के एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे। तो इनका काम क्या था बताइए, कि किनके बीच में सोशलिस्ट थे, तो इनका काम था कि जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे, अमीर लोग कैसे थे बताइए, दैट इज कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। सही है। और इन लोगों ने कहा कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपना अलग बिजनेस शुरू करें, इनके चक्कर में ना रहें, कैपिटलिस्ट के चक्कर में ना। तो ही हैड स्टार्टेड वार अगेंस्ट कैपिटलिज्म, किसके अगेंस्ट में? और उस समय जितने लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, यानी उदारवादी और अतिवादी। रेडिकल्स का क्या मतलब, जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाहते थे कि जो ज़्यादा लोग हैं, भाई ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो वो लोग किसका शासन होना चाहिए, गरीब का कि अमीर का? गरीब का। लेकिन बोलो शासन कौन कर रहा है? तो इन्होंने कहा जो गरीब है, इन्होंने जो कैपिटल मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का अर्थ निकाला, वो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं था। मेजॉरिटी पर्सन शुड रूल। क्या बताया, बोलो, मेजॉरिटी पर्सन शुड रूल। मेजॉरिटी पर्सन कौन होते हैं? गरीब। तो किन्हें रूल करना चाहिए? गरीब। तो कर कौन रहा है? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये बात किसने बताई? स्वास्तिका। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, बताओ किसने बताई? करेक्ट, जैसा स्वास्तिका ने हम लोगों को बताया, कार्ल मार्क्स ने बताई। हर चीज इनको पता चल गई। देखो, तो ये बात हम लोग लिख लें, कार्ल मार्क्स ने क्या बात बताई, दैट ही हैज टोल्ड, उन्होंने हमको ये बात बताई कि किसे रूल करना चाहिए, बताइए, दैट रूल शुड बी ऑफ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। और ये कहाँ के थे? इन पर एक एमसीक्यू भी आता है, जर्मन फिलोसफर। किस जगह के थे? जर्मन। दैट इज कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी के थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मन
socialist and communist. And ये थे, तो इन्होंने बोला कि जब ही प्रपोज किस चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कम्युनिटी बेस्ड सोशल ऑर्डर, दो चीजें, या तो आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, या दूसरा क्या बताया बोलो, कम्युनिटी होना चाहिए. सो ही प्रमोटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी या और कम्युनिज्म. कम्युनिटी मिलकर सब लोग अपना कम्युनिटी का हो, कोई जमीन कम्युनिटी को, उसको कम्युनिज्म कहते हैं. चीन में कम्युनिज्म है. और सोशलिज्म कहाँ पर है? सोशलिज्म रशिया में. दोनों इन्हीं के बताए. और कम्युनिज्म या सोशलिज्म, अब देखो आगे की बात देखिए. नेक्स्ट इज हाउएवर, जो मोनार्क्स थे उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया. इसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एंड इट वाज अल्टीमेटली सप्रेस्ड. आगे की बात देखें तो 60-70 से आप ये कह सकते हैं इनका जो आइडिया था 60 to 80 तक चला. सही है कि नहीं? 70 के आगे की टाइम लाइन पे चल रहे हो तो 60 से 80 तक इनका आइडिया खूब फ्लरिश किया. हाउएवर दिस आइडिया रीच्ड टू, कहाँ पहुँच गया? रशिया में. और क्या आप मुझे बताएंगे अभिनव कि 1905 में वहाँ किसका शासन था और वहाँ की कैसी स्थिति थी? ज़ार निकोलस II का शासन था रशिया में. सो इट वाज ज़ार निकोलस II का शासन था. द सिचुएशन या उस समय द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रशिया वाज इंडल्ज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. 80% वहाँ की जनसंख्या किस में लगी हुई थी बोलो? एग्रीकल्चर में लगी थी. एंड देयर कंडीशन, ही वाज एब्सोल्यूटिस्ट, वो एक निरंकुश शासक था. दैट इज 80% ऑफ पॉपुलेशन कैसे थी? पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर. अच्छा जरा सोचो, एग्रीकल्चर में थी. जरा ध्यान दीजिए, तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन 1800 बट येट अप टू 1900 इट हैज ओनली रीच्ड टू सेंट पीटर्सबर्ग. और दूसरा कौन सा था? मॉस्को. दो ही शहरों में सिर्फ वहाँ पर औद्योगिकरण पहुँचा था और पूरा रशिया गरीब का गरीब था. हाँ 85%. देखो 85 अभी चेक कर लो. यस सर. 85% बुक में लिखा है. अब आगे देखिए कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ कहाँ पहुँचा था बताइए? सेंट पीटर्सबर्ग. इंडस्ट्रियलाइजेशन reached up to Moscow and Saint Petersburg. पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम, कैसा नाम है? जर्मन नेम है. अब उसी समय एक नई घटना घटी. अनुष्का बोलो क्या हुआ? सर बहुत अच्छा. जैसा अनुष्का ने बताया कि रूसो जापानीज वार, बहुत बड़ी बात बताई. 5 बार हारने के बाद आज फिर रशिया ने जापान पे आक्रमण कर दिया. 5 बार हार चुका था रशिया, 6ठी बार भी आक्रमण. और वहाँ के लोगों की जनता की जो स्थिति थी क्रिटिकल थी, और रशिया ने क्या किया बोलो? फिर से जापान पर दैट इज अटैक. यहाँ देखो कि इन 1905 रशिया और जापानीज वॉर स्टार्ट कर. ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये अनुष्का फिर बार बार बोलती नहीं है. दैट इज 1890 में अनुष्का क्या हुआ बोलो अभिनव, क्या हुआ? हाँ बोलो. यस, जैसा इन्होंने कहा उसी समय पे एक फेमाइन अटैक हुआ और 4 लाख लोग भूखमरी से मारे गए.
एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से क्या हुआ, वहाँ फेमाइन आया। बोलो अकाल की समस्या आ गई सोनाक्षी, कैसी समस्या आ गई, और वहाँ 4 लाख लोग, समझ गई कैसी स्थिति है। खाने को नहीं है तुम्हारे घर में, तुम आक्रमण करने चले। ऐसा कब हुआ होगा, कार्ल मार्क्स ने बात बताई। उसी के साथ साथ बोलो 80 के बाद 90 में क्या हुआ, ए फेमाइन एंड 4 लाख वर डाइड ऑफ हंगर। फेमाइन हो गया, और क्या हो गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो बेसिक चीजें थी उनका अभाव हो गया। सर रशिया में जर्मनी में? रशिया में 4 लाख लोग, ब्रेड की प्राइस बढ़ी है। जर्मनी का हिस्सा, ठीक है। सबसिस्टेंस फेमाइन एंड 4 लाख पीपल डाइड ऑफ, किससे मरे बोलो, हंगर। इतनी बात समझ आ गई। सर 1890 में बहुत सारी जो फैक्ट्री थे वो भी सेटअप हुई, और जो रशिया का रेलवे नेटवर्क था हाँ। वो एक्सटेंड हुआ, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे फॉरेन में, हाँ, वो भी बढ़ा। ये कोई अच्छी चीज बता दी। ये भी चीज हुई। इसके साथ साथ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1890 में बढ़ा। 1890 में रशिया इसने क्या किया, इम्पीड्स टुवर्ड्स इस इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसने गति पकड़ ली। सही है, सर वहाँ का प्रोडक्शन डबल हो गया। प्रोडक्शन डबल हो गया, यानी धीरे धीरे उसने भी गति पकड़ ली। हाउ एवर इट वॉज क्वाइट स्लो। एक तो 100 साल हो गए, यहाँ से देखो कितने साल हो गए। 100 साल बाद यहाँ पहुंचा, 2 ही शहरों में था, जिसमें पीट्सबर्ग का जो नाम है वो किससे होमोफोनिक है, किस देश के नाम से, जर्मनी के नाम से। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। अब देखो 1805 में हुआ क्या, यहाँ पर दैट इज फादर गैपोन के साथ क्या हुआ बताइए, कि ब्लडी संडे इमेज इन रशिया। ये देख लो, ब्लडी संडे इमेज, ब्लडी संडे इमेज इन रशिया। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि गैपोन के साथ, ये देखो फादर गैपोन के यहाँ पर इस तरीके से ये लोग विंटर पैलेस के सामने इकट्ठे हुए, ये फादर गैपोन, ठीक है। तो फादर गैपोन उस समय कौन थे, एक तरीके से क्लर्जी तो हुए। कौन हो गए बताइए, क्लर्जी। तो ऐसे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी वहाँ के लोकल फार्मर्स क्या जाएंगे या वर्कर जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन अगर उनके साथ एक फादर पहुंच जाए, एक मोरल बूस्टअप हो जाता है। तो लिखिए इस चीज को कि द वर्कर्स, देयर वाज नो फूड फॉर द डिमांड। वर्कर्स किसके सामने से निकले, दे मार्च्ड ए पीसफुल प्रोसेशन इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस। हाउएवर ज़ार जो था हैज नॉट लाइक्ड इट एंड ऑर्डर्ड हिज पुलिस एंड गस्टेपो। गस्टेपो का क्या मतलब होता है, सीक्रेट पुलिस। हाँ? कोसेक्स कोसेक्स गस्टेपो ही कहते हैं। सही है। चलो अब जैसे इसमें देखो ब्लडी संडे, ये जनवरी का संडे था। कब की बात है, जनवरी। तो देखो जनवरी 1905 में क्या हुआ कि वर्कर्स यहाँ पर, ये देखिए ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये विंटर पैलेस है। ये क्या चीज दिखाई पड़ी, तो विंटर पैलेस एक तरफ और दूसरी तरफ नीवा नदी। ये देखो ये चीज क्या है, ये विंटर पैलेस, और ये कौन सी नदी है, नीवा रिवर। और ये क्या है यहाँ पर, ये वर्कर्स क्वार्टर है। एक तरफ पॉश एरिया और दूसरी तरफ क्या है, वर्कर्स क्वार्टर। ये लोग नीवा नदी क्रॉस करके इधर आए पॉश एरिया में, और वहाँ प्रोसेसर निकालने लगे कि हमारे यहाँ खाने को वर्कर्स क्वार्टर में खाना नहीं है, और हम लोगों से आप क्या कर रहे हो, सारे लोग आपने बाहर में भेज दिए, आधे लोग बाहर भेज दिए, हमसे पूरा काम करा रहे हो। पहले 8 घंटे कराते थे, 16 घंटे। आधे तो तुमने सब बाहर भेज दिए, जो बूढ़े बच्चे उनको 16 घंटे काम पे दिए जा रहे हैं, और जवान लोगों को कहाँ भेज दिया, वॉर में भेज दिया। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जो 10 रुपए की ब्रेड आती थी आज वो 12 रुपए की आ रही, 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अब तुमने पेमेंट भी नहीं बढ़ाई, 16 घंटे काम भी ले रहे, और हमारे जो डॉम्स में 100 लोग रहते हैं, वहाँ की कंडीशन आ गई।
तो वहाँ पर हम सोए कि चूहे सोए, तो चूहे आके सर काट देते थे, इतनी बुरी स्थिति, इतने ज़्यादा गंदगी की वजह से। हाँ ले लो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं? आगे की बात देखो। तो दैट वर्कर्स ने किन किन चीज़ों की डिमांड की? दैट इज गुड सैनिटरी कंडीशन, पहली चीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लडी संडे की, ब्लडी संडे। ये रूसी क्रांति का पहला चरण था। दैट इज ऑन अ संडे ऑफ विंटर की संडे थी, जनवरी 1905। वर्कर्स grouped together to march in peaceful procession। किसके सामने से निकाला अनुष्का और किसके नेतृत्व में निकाला? A peaceful procession under leadership of Father Gapon। फादर गेपॉन के अंदर में निकाला। जो जार था उस समय का, जार निकोलस, डिड नॉट लाइक इट, और उसने क्या किया? पास ए शूटिंग ऑर्डर, ठीक है, और उसने क्या किया? ऑर्डर्ड फॉर शूटिंग। सर इसमें 100 वर्कर्स मर गए थे और 300 वुंडेड बचे। यस, ऑर्डर्ड फॉर शूटिंग, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। सो पुलिस फायर्ड ऑन इनोसेंट वर्कर्स। Hundred workers killed and 300 injured. So it sparked, इससे लोगों में क्या हो गया? एंगर among people। इसकी वजह से क्या हो गया लोगों में? कि ऐसे लोगों पे गोली चलवा रहा है राजा। पहले तो हम लोग का खाना भी नहीं देता था, तो गोली भी चलवा रहा है। तो इससे पूरी रशिया में एंगर हो गया, और 1 साल के अंदर जार निकोलस घुटनों पे आ गया। उसने बोला ठीक है, हम ड्यूमा बना देंगे तुम्हारे। ड्यूमा का क्या मतलब? जैसे हमारे लोकसभा होती है, इलेक्टेड बॉडी, लोअर हाउस। बोला हम ठीक है, एक इलेक्टेड बॉडी को अपने नीचे रखेंगे, और बोलो दैट इज कौन सी? इट इज इलेक्टेड पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है ना, बस इलेक्टेड पार्लियामेंट है लोअर हाउस। तो उसने कहा हम ड्यूमा का नहीं, वो हमें सजेस्ट करेगी, राजा तो हम ही रहेंगे, लेकिन ड्यूमा हमको क्या करेगी? मामलों में पार्लियामेंट, क्या चीज? कंसल्टेटिव यस, पार्लियामेंट। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनानी पड़ती है। अब यहाँ तक तुम्हें बात पता चल गई। इट स्पार्क्ड एजिटेशन एमंग कॉमन पीपल। लोगों में क्या हो गया? एक तरीके का एजिटेशन हो गया, रोष फैल गया। बोलिए। ये भी लिखा हुआ है स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल सही। इट स्पार्क्ड, इससे क्या हो गया? एंगर एमंग पीपल। और क्या हुआ? दैट इज मैनी स्ट्राइक्स एंड अटैक्स ऑन, जो बिल्डिंग्स थी वो होने लगी। on innocent workers, police fired on innocent workers, 100 workers killed and 300 injured। 300 injured, सही है। अब आगे की बात देखो। तो इसके बाद 1905 की और चीजें देखिए कि आगे की वह। अच्छा, कार्ल मार्क्स का आपके में क्या दिया? 18। कार्ल मार्क्स की यहाँ पर दी है पूरी, तो ये कितने से कितने तक दिए? 18 पेज नंबर 28 पे देखो नीचे, कार्ल मार्क्स के ऊपर पूरी बात कही है। 1880 to 1880। अब आगे की बात देखिए। सो नाउ
ये पेज निकालिए तो उसमें और ब्लडी संडे का इवेंट देखो किस पेज पे लिखा है। So 33 पेज, सर 33। तो 33 पेज पे आ जाइए। सो 300 हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि नाउ स्ट्राइक हुए थे पूरे कंट्री में और यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई। ओके नाउ strike took place all over the countries, university closed down। और इसके अलावा और क्या हुआ, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सभी क्या करने लगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड करने लगे। स्ट्राइक टुक ओवर ऑल ओवर द कंट्री। जब ऐसी चीज होगी तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इट रिजल्टेड, ये 3 नंबर का अपने आप में ही क्वेश्चन है ब्लडी संडे का। इट रिजल्टेड इन स्ट्राइक्स, सब तरफ हड़ताल होने लगी, ऑल ओवर कंट्री। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी क्या हो गई और कोर्स भी क्लोज हो गए। और तीसरी चीज क्या हो गई, जो लॉयर्स थे, मिडिल क्लास पीपल थे ना, मिडिल क्लास वर्कर्स, ये सब क्या मांगने लगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स डिमांडेड फॉर लेजिस्लेटिव सोसाइटी। उन्होंने कहा कि अब एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, संविधान सभा। ऐसी सभा जो संविधान से चले, किसी के विम एंड फैंसी से न चले, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चले। कैसे चलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से जो चले। तो उन्होंने आस्क किया इसके लिए संविधान सभा। 1 साल के अंदर ही अंदर जो जार निकोलस था वो घुटनों पे आया, उसने कहा एग्री कर दिया। अब जरा देखिए कि नाउ इसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी। ध्यान दीजिए कि इसी प्रोटेस्ट के बाद एक उनमें व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। तो वो भी इन सब, वो एक लिबरल थे। कैसे थे, उनको देश से निकाला दे दिया, एक्सोडस, जाओ एग्जाइल, जाओ जाओ, देश से निकाला दे दिया। अभी 1917 में फिर आएंगे तो लेनिन फिर बाहर से वापस आ गए, उनको बाहर भेज दिया। ठीक है, तो उनको देश से निकाल दिया क्योंकि वो इशारे कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। तो दैट व्लादिमीर लेनिन कब भेज दिए गए बताओ, रशिया से बाहर। इस चीज को ये भी देख लें। हाँ, व्हेन व्लादिमीर लेनिन वाज एक्साइल्ड फ्रॉम रशिया, तो ये किस ईयर में निकाले गए, 1990s। ठीक है। ही वॉज एक्साइल्ड टू साइबेरिया, ये टू अभी और इसमें दिया होगा, ठीक है। यानी वो 1897 से ही निकाल दिए गए। तो ये पहले की बात है, समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पर करीब निकाले गए होंगे, ये सब होने लगा था और हड़ताल होने लगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर लेनिन पे, तो मुझे लिख लेना चाहिए 1897 में उनको निकाल दिया गया, साइबेरिया की ठंडी जगह पे भेज दिया। लेनिन का ही चैप्टर, लेनिन ही वहाँ के मेन नेता थे। तो इस तरीके से व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये एक्साइल्ड फ्रॉम कंट्री। 97 में जो स्ट्राइक हुई थी, एक्साइल 97 में हुई होगी, स्ट्राइक्स भी हुई होंगी, और भी पहले के केसेस हैं, हुई होंगी स्ट्राइक्स, लेकिन ये मुख्य घटना यही है 1905 की, और भी पहले हुई होंगी। लेकिन जो पूरा कंट्री वाइड स्ट्राइक है रीति, वो कब हुई, एक तरीके से 1905 में हुई। अब इसके बाद ड्यूमा बनने वाली है। अभी देखो इन्होंने बताया अभी इसने कि 97 में भी एक स्ट्राइक हुई ना, 97 में भी हुई होगी। अब आगे देखो ना, अगली चीज है कि
Now Tsar Nicholas agreed to make Duma. Okay. चलिए. एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई और पहली जो बॉडी थी वो कितने दिन में ही डिसॉल्व कर दी गई? 75 days. 75 डेज के अंदर ही, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है उसी के कैडर के. सो अब क्या हुआ कि देखो Tsar Nicholas put several restrictions on जो भी लेबर एसोसिएशन, लेबर पार्टी, सब पे इसने क्या कर दिए? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए. हाथ कटे हटाओ बेटा, दिग्विजय. ऑन लेबर एसोसिएशंस, इन पर सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. और जो मुख्य लीडर से पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगा दिए. ठीक है. और क्या किया गया बताइए? ही नाउ सेट अप ए ड्यूमा, क्रिएशन ऑफ. जार एग्रीड. जार को कई जगह CZAR में लिखा गया, जैसा कि तुम्हारी बुक में लिखा, दोनों का एक ही मतलब, कई जगह ऐसे लिखा है. तो जार निकोलस एग्रीड, तो इसने क्या किया? सेट अप ए ड्यूमा. जार और जार इन दोनों का एक ही मतलब है. जार का मतलब है राजा. जार का क्या मतलब है? तो राजा निकोलस, जैसे लुइस का मतलब राजा होता है, वैसे जार, लुई 16 है, लुई का मतलब कुछ और नहीं है, राजा ऐसे होता है. कैसर, कैसर विलियम जर्मनी का, कैसर का मतलब राजा, लुई का मतलब राजा, जार का मतलब राजा. ये सब राजा. इसकी जो वाइफ होगी उसे जरीना कहेंगे. उसका नाम था जरीना एलेक्जेंड्रा. इसकी वाइफ का नाम क्या था बोलो? जरीना एलेक्जेंड्रा. वो बहुत पार्टी करती थी. और उसका सलाहकार कौन था बोलो? रेस्प्यूतिन. देखो उन्होंने अभी बता दिया. रेस्प्यूतिन. रेस्प्यूतिन कहाँ का था बोलो? जर्मनी का. और जर्मनी के लोगों से रशिया वाले दुश्मनी रखते. समझ में आ गई? तो अब आगे की बात देखो. तो जार निकोलस ने क्या कर दिया? एक ड्यूमा. ड्यूमा का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट. ड्यूमा रशियन वर्ड है, जो सलाह दे. जो सलाह दे उसको ड्यूमा कहते हैं. सलाहकार को ही ड्यूमा कहते हैं. तो अब ये ड्यूमा क्या थी बोलिए? इट वाज एन इलेक्टेड बॉडी और लेजिस्लेटिव असेंबली. सो इट वाज, ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा वाज इलेक्टेड पार्लियामेंट. इट हैज मेड टू गिव एडवाइस. ये सिर्फ एडवाइस देने के लिए थी. टू जार. बात है. अच्छा, ड्यूमा ने सलाह दी राजा को, उसको सलाह देने के लिए रखा, तो उसने सलाह दी कि जापान से युद्ध बंद कर दीजिए. इसने उसी को सस्पेंड कर दिया. बोला हमको सलाह देते हो, हमने तुमको बनाया है. बोला जाओ 75 डेज के अंदर सस्पेंड, हमको सलाह मत देना. उसने सलाह दे दी. बाहर तो चल ही रहा था, तो ड्यूमा को इसने सस्पेंड कर दिया. सो ड्यूमा वाज suspended within 75 days of formation. बनने के 75 दिन के बाद इसको सस्पेंड कर दिया. So he was not wanting to question the authority. He changed the voting laws and packed the third Duma with the conservative politician. उसने क्या किया? री-इलेक्टेड ड्यूमा किया. और उसने he did not want, he changed the voting laws. 3 महीने के अंदर नेक्स्ट ड्यूमा बनाया और उसमें सारे कंजर्वेटिव्स को रख लिए, जो राजा को बोले जय राजा. कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादी रख दिए. 3 महीने के बाद विद इन 3 months नेक्स्ट ड्यूमा वाज फाउंडेड एंड विद ऑल मेंबर्स कंजर्वेटिव्स. उसमें लिबरल्स नहीं थे और रेडिकल्स नहीं थे. तो विद इन
3 months. तो next Duma was found. उसने वोटिंग लॉ ही चेंज कर दिए थे, वोटिंग पैटर्न विद ऑल मेंबर्स. अब वो मेंबर्स कौन से थे? कंजर्वेटिव्स. तुमको क्या लगता है ये जो सेकंड ड्यूमा थी, अब ये राजा के आदेश को मानेगी या उसकी जय जयकार करेगी? हाँ, ऐसा इसमें लिखा है कि देखो पढ़ो इसमें. Re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning authority. He changed the voting laws and paired with the third Duma. अच्छा, third Duma में कंजर्वेटिव कर दी. Within the 3 months, next Duma was formed. ठीक है, वो हटा दिए. अब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन it was again dissolved. जो भी जल्दी it was so dissolved. सेकंड वाली भी हटा दी. अभी जब थर्ड आई तो कंजर्वेटिव है. सही है. बट soon इसको भी भंग कर दिया गया. इट वॉज डिसॉल्व का क्या मतलब होता है? डिसॉल्व, भंग करना. एंड थर्ड ड्यूमा, जो थर्ड ड्यूमा बहुत अच्छा बताया इन्होंने, वो किससे बनी? अनवी ड्यूमा वाज मेड हैविंग कंजर्वेटिव्स पॉलिटिक्स. लेकिन तुमको क्या ये बात मालूम है रिद्धि कि ये भी अभी राजा के खिलाफ हो जाएंगे? थर्ड भी हो जाए, कंजर्वेटिव है तब भी हो जाएंगे. अब आगे देखो. तो ये ब्लडी संडे आपसे पूछा जाएगा एंड इट्स आउटकम्स. ये उसके आउटकम्स, खूनी रविवार और उसकी परिणति. तो ये परिणति भी बता सही. अब देखो 05 में ही हो गया ये सब. तो किसी में 19 वास्तव में ये जो डेट है ये 06 की है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस होते होते 06 पहुँच गए. देखो तुम्हारे बुक में भी ड्यूमा लिखा है तो 05 करके लिखा है, अलग से तो कोई डेटिंग लिखी नहीं है. 1905 में लिखो. बोलो अब क्या बोल रहे? देखो 05 में लिखा है, पेज 33 देखो. आफ्टर 1905 में हुई होगी ये काम. 1906 तक चला. मैं तुम्हें ड्यूमा की पूरी कहानी दिखा देता हूँ. ये देखो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ड्यूमा. अब ये देखो तीनों ड्यूमा का देख लो. पहली ड्यूमा कब हुई? 1906, 1907, 19. वो 1906 ही मैं बोल रहा हूँ. ये तुम जब नेट पे जाओगे तो वहाँ मिलेगा, बुक में नहीं दिया. बुक में बहुत छोटी स्टोरी दी है, मतलब ये कहानी वहाँ से शुरू हुई है. लेकिन ये जो ड्यूमा का फॉर्मेशन है, पहली ड्यूमा कब हुई? 1905. और दूसरी कब हुई? वहाँ देखो पहली वाली कौन सी थी? ड्यूमा वाज इलेक्टेड तो 1905. 1906 दूसरी कब हुई? 19 नेक्स्ट ड्यूमा हुई तो 1907. तीसरी कब हुई? समझ में आ गई. लेकिन ये उसी के कॉन्सिक्वेंस में समझ में आ गई, वही घटना चल रही है. मुख्य तो फिर कोई घटना नहीं. आगे का देखिए, नेक्स्ट घटना देखिए. अब 1904 तक 90 ये तुमने देखा 1987 में व्लादिमीर पुतिन चले गए थे, और तुम्हारी बुक में लिखा है 1904 में 20% रेट्स हाई हो गए थे. बहुत बुरी स्थिति हुई थी, तभी तो वर्कर्स ने स्ट्राइक की होगी. आगे देखो. ओके, अगली घटना देखिए. इन 1914 में तृप्ति क्या हुआ होगा? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. और कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, 1914 फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया. सेंट्रल पावर फॉर. अब देखिए
सेंट्रल पावर एक्सिस पावर कि इसमें दो तरीके की शक्तियां थी, एक सेंट्रल पावर और एक एक्सिस पावर, एक allied power। चलो यहाँ पर ये देखिए, अब देखो ये तो हो गया यूराल। से स्टार्ट करने के लिए हाँ? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने अच्छा ये बताओ ये कौन है अब इस यहाँ पे स्पेन, और यहाँ पे इधर पर कौन है? फ्रांस। ये कौन है? ऑस्ट्रिया हंगरी। हंगरी इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हंगरी। अच्छा इसके नीचे कौन है? सर्बिया। ये कौन है? इटली। इसी तरीके से ये उस समय प्रूसिया था, इसका नाम क्या? जर्मनी जर्मनी। ठीक है, ये यूके था उस समय। उस समय ब्रिटेन था, बाद में यूके बना बहुत बार। चलो आप यूके लिखो, ये यूके हो गया, सब चीजें समझ में आ गई। अब देखो कौन कैसे कैसे पूलिंग हुई होगी, और यहाँ पे क्या बोलिए? रशिया। इसके इधर पर यहाँ पर ये कौन है? दैट इज अमेरिका होगा, नहीं है? ये बीच में पैनामा कैनाल होगी, यहाँ स्वेज कैनाल यहाँ पे होगी। अब जरा देखो, यहाँ का राजकुमार रिक्शे में बैठकर अपनी राजकुमारी के साथ, प्रिंसेस के साथ यहाँ खुले में घूम रहा था, इस पे कब्जा कर लिया था, और सर्बिया के आतंकवादियों ने गोली मारी। फर्स्ट वर्ल्ड समझ आ गई बात? दैट इज, अब ये देख लो, आप ये देख लीजिए कि ऑस्ट्रिया प्रिंस शॉट इन सर्बिया। तो हुआ क्या कि ये वहां पे क्या कर रहा था बताओ? कि ये पगड़ी में घूम रहा था, और इसको क्या पड़ गई? गोली। ये देखो, ये देखो, ये देखा आपने? राजकुमार और राजकुमारी, और ये दोनों कौन है? आतंकवादी। गोली मारने वाले। ठीक है, दैट इज इन दोनों को इन्होंने गोली मार दी। ऑटो चलाने वाला। फिर से समझो, अब आगे देखिए। अब इसमें हुआ क्या? दैट इज ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। कुछ लोगों में त्रिपक्षीय संधि थी, कुछ लोगों में द्विपक्षीय संधि थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जरा देखिए, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन दोनों का पहले हम ग्रुप करें, तब फिर मैं आपको पूरी बात बताऊं। देखो, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट, ये कौन थे बोलो? मित्र राष्ट्र। अलाइड पावर्स कौन थे बोलो? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए। और ये कौन थे बोलिए? दैट इज यूएसए। फिर से समझो, जब रशिया ने, ठीक है, ये अलाइड पावर, दूसरा क्या है? एक्सिस पावर। यस, एक्सिस पावर या धुरी राष्ट्र, इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर। इनको क्या कहते हैं? धुरी राष्ट्र, जिनकी वजह से हुआ। और इनको क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र। ये क्या है? ये मित्र राष्ट्र है कि उनसे बचाने के लिए। इसमें कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन। देखो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और कौन कौन है? ओटोमन The central power who opposed them were Germany, Austria, Hungary and Ottoman Empire. इटली भी तो ऐसा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। और कौन है? इटली। इटली का शासक मुसोलिनी था, सही है? वो बाद में हुआ, उस समय नहीं था, लेकिन बाद में हुआ। अब जरा देखो, अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया? ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, और इसमें देखिए सर्बिया की किसने मदद की? सर यूके तो है ही है? यूके सर। ये यूके मित्र राष्ट्रों में। अरे हो रहा ना ब्रिटेन।
चलो, ठीक है। इनकी गुप्त संधियां हुई थी। ऑस्ट्रिया किसके साथ था? ये सारा किसका एम्पायर है बोलो? ऑटोमन। ये मुगल शासक है, मुस्लिम इस्लामिस्ट है। दैट इज खलीफा, सुल्तान होता था उस समय। कौन था? खलीफा। एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। तो ये और ये एक साथ थे। कौन कौन से? दैट इज ये ऑटोमन एम्पायर। और इनके साथ कौन था बोलो? इटली भी इनके साथ हो गया और जर्मनी भी इनके साथ हो गया। टर्की है ही ऑटोमन एम्पायर में, अभी तो टर्की है। हाँ जी। ऑटोमन एम्पायर अब छोटा रह गया टर्की। टर्की फिर से ख्वाब देख रहा है मैं पूरा ऑटोमन एम्पायर का, फिर से क्या बन जाऊंगा? मुस्लिम उम्मा। हाँ? वो चाहता है कि मैं पूरा सरदार फिर से बन जाऊं। पहले जो टर्की था, ये तुर्की है, वो मुस्लिम उम्मा था, उनका सरदार था, वहीं का खलीफा बनता था। लेकिन अब वो छोटा रह गया। इन सारे राज्यों ने बोला ऑटोमन एम्पायर को छोटा छोटा और छोटा छोटा करके टर्की बना दिया। तो समझ आएगा? तो आप समझिए चीज़ों को। हुआ क्या है, पहले ये देखो कौन कौन राज्य थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ। इसने गलती से इम्पोज कर दिया, सर्बिया को इसने अपने अधिकार में ले लिया। करना नहीं चाहिए था, ये गलत था। और सर्बिया पे अधिकार में ले लिया, उनको दमन ऑपरेशन करा और उसकी वजह से उन्होंने गोली मार दी। लोग सर्बिया के पक्ष में आइए सर, ये गलत नहीं कि उसको आज़ाद कराओ। बात समझ में आएगी नहीं? अब जरा कौन कौन से थे बताइए जिन्होंने आज़ाद कराने के लिए सोचा? दैट इज फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए और ब्रिटेन यूके। सही है? तो ये चार देश हैं। कौन कौन से? यूएसए। समझिए इस बात को। रसिया 1917 में निकल गया युद्ध से। अभी व्लादिमीर लेनिन आने वाले हैं, कहेंगे निकलो, हमारे देश में भुखमरी है। कभी जापान से लड़ते हो, कभी वहाँ जाके लड़ते हो, तुम्हारा लड़ने का फैशन है, हटो यहाँ से। और जैसे ही रशिया हटा, यूके आया, दैट इज यूएसए। कौन आ गया? यूएसए। ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, ऐसा सेकंड में भी। जब रशिया हटता है तभी यूएसए आता है, और जैसे ही यूएसए आता है सब युद्ध जीत कर 6 महीने में रख देते। दोनों वर्ल्ड वॉर में ये वो बात समझे। ये पूरा युद्ध कभी नहीं लड़ा, इसीलिए आज यूएसए नंबर 1 पे। जो युद्ध में लड़े वो 50 साल पीछे चले गए, और जो युद्ध नहीं लड़े वो क्या करने लगे? पहले इसने 3-3.5 साल अपने हथियार बेचे सबको, और फिर जब इसके पर्ल हार्बर पे आक्रमण हुआ, 356 लोग मारे गए, तो फिर क्या हुआ? फिर इसको युद्ध में आना पड़ा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको मजबूरी में आना पड़ा। हाँ? इंडिया तो यूके की तरफ से था, अपनी तरफ से नहीं। तो वो गांधी जी ने बोला था कि ठीक है, हम तुम हमारे 1 लाख सैनिक ले लो, फिर हमें आज़ादी दे दो। फिर भी नहीं दिया आज़ादी, बोले धोखा दे। इंडिया था दोनों में। पहले युद्ध में तो हमारे सैनिक इतनी वीरता से लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लेके गया था ये 1,25,000 लोगों को, और उसके लिए फिर बाद में इतनी वीरता से लड़े कि गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया उनके सम्मान में। आप समझ जाएंगे इतने। दैट इज इंडिया गेट। क्या बना दिया गया? इंडिया, जो दिल्ली में वो बनाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, तो उनके प्रिंस के लिए किया गया। अब समझिए, जो हमारे इंडियंस वहाँ लड़े उनको 6-6 दिन तक खाना ही नहीं दिया गया, भूखे लड़ते रहे, फिर भी वो सर्वाइव कर गए। और जो सर्वाइव कर गए, वहाँ पर वहाँ की नर्सों का दिल आ गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। आज वहाँ के 30% जो यूके निवासी वो इंडियन, और वो जो ऋषि सुनक है वो उन्हीं इंडियंस में से है जो यहाँ के प्रधानमंत्री। सर समझ गए? जो नेटिजन्स है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर, इंडिया ने इजराइल को भी तो कैद से छुड़वाया था। अब इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, कैद से छुड़ा देना। अब हम आगे की बात करते हैं। तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में समझ में आ गया कि क्यों हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या है? देयर वर, आपस में इन लोगों ने गुप्त संधियां करनी थी। उसको मालूम नहीं था ऑस्ट्रिया को कि वो सर्बिया पे अटैक कर रहा है। और सर्बिया ने क्या किया था? बोला फ्रांस अगर मुझ पे कोई अटैक करेगा तो तुम उस पर बम मार देना। तो इसने इस पे अटैक किया, तो इसने इस पे बम मार दिया, फिर इसने फ्रांस पे बम मारा। फिर इनके साथ संधि थी कि अगर मुझ पे कोई बम मारे तो तुम बम मार दे। उसको ट्राईपार्टाइट, इनको मालूम ही नहीं था कि किसने किसके साथ गुप्त संधियां कर रखी। और ऐसी स्थिति में रशिया भी युद्ध में कूद पड़ा। अब इनको मालूम है कि ये इनके साथ है, तो ऑटोमन ने कहा अच्छा ये इस पे बम मार रहा है, इस पे बम मार रहा है। उसने कहा बम कहाँ से है? तो ये आपस में एक दूसरे पे करने लगे और किसी तरीके से पूरा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व हो गया। यूके ने इंडिया को भी इन्वॉल्व कर दिया। गांधी जी से बात करके ठीक है 1.5 लाख सैनिक तुम्हारे ले जाते हैं, हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन कभी आज़ादी तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी उसने यहाँ से लोगों को डिस्पैच किया। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी तुमको बात पूरी समझ में आ गई कि अब हम इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में जार का क्या हुआ। सर
ये जो ऑटोमन पार के कहीं तुम अनिकेत ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो जार निकोलस भी वार में गया होगा? ये देखो बोला, हाँ बोला ना? बहुत अच्छी बात है। अब सारी कहानी क्लियर हो गई, जानकारी हो गया। कह दिया तो कह दिया, मुंह से कहा था नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग है। बहुत बड़ी बात बोली, बोले जार चला गया युद्ध मैदान में, समझिए इस बात को, और जरीना रह गई पीछे। अभी नहीं बताया जरीना अलेक्जेंड्रा, हाँ नहीं बताया तुमको, अभी अनिकेत ने बताया, हम अपने दोस्त तो बोल नहीं रहे। दैट इज जार हैज गॉन टू फ्रंट, लड़ने नहीं गया लेकिन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने गया। जरीना अलेक्जेंड्रा वाज लेफ्ट बिहाइंड, कहाँ रह गई बताइए? पीछे। और तुमको अगर मालूम हो तो उसका सलाहकार कौन था, एडवाइजर? अभी बताया, बताना नहीं, उसको बताने दो। बहुत अच्छा, प्यूटिन का भाई, रेस्प्यूटिन, सब जानता है, पूरी बात उन्हें बता दी। अब देखो, अच्छा युद्ध किससे हो रहा था बोलो? जर्मनी से। जर्मनी इसका एंटी है और रेस्प्यूटिन खुद ही जर्मन। तो अब बोलो वो जरीना जो वहां रह गई अलेक्जेंड्रा, उसका सलाहकार जर्मन है, तो क्या वहां की जनता विश्वास करेगी? और जो जरीना थी वो खुद ही जर्मन। रानी को तो लोग स्वीकार भी करने, चलो खैर बाहर से ले आए, लेकिन उसका सलाहकार भी जर्मन। सो द रशियन पीपल हैज एग्रेशन ओवर इट कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। समझ में आई बात कि नहीं? इन सभी चीज़ों को लेकर के अगेन उसी समय व्लादिमीर पुतिन, जो उस समय बाहर साइबेरिया में रह रहे थे, ठंडी जगह, यहीं पर ऊपर, यही है साइबेरिया, साइबेरिया में एग्जाइल था, ठीक है, वहाँ -70 डिग्री। सर वो व्लादिमीर लेनिन था ना? व्लादिमीर लेनिन ही तो है, वही तो वापस आए। आपने वो बोल दिया होगा, लेकिन आप तो समझदार हो ना। दैट इज लेनिन वापस आ गए। कौन वापस आ गया बताइए? अभी तो पुतिन का कोई मतलब ही नहीं, पुतिन तो अब है, सही है। व्लादिमीर लेनिन केम बैक, और उस समय उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। अब उन सभी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, पार्टी कौन सी थी, और जैसा जैसा अविश ने बताया वो सारी चीज़ें लिखी जाती ना। अब देखो सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। 1914 से हम सारी घटना लिखे, सही है? चलो सर देखो, हाँ एक क्वेश्चन था, ये जो मतलब ऑटोमन एम्पायर जब ये खलीफा थे, मतलब मुस्लिम थे, तो क्रिश्चियंस का अब इन्होंने अपने अपने फायदे के लिए दिया होगा, ठीक है। ये किसका साथ दे रहे हैं? इटली का। इसका रीजन हम बता देंगे, वरना इट इज़ ऑल पॉलिटिकल माइलेज। ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते कौन किसी का साथ देगा। अब अभी भी देखो, पाकिस्तान यूएसए का साथ दे रहा है, कोई ऐसा है क्या? पॉलिटिकल गेन होता है लीडर्स का, हमें क्या फायदा है? यूएसए पाकिस्तान के साथ। चलिए पूरी घटना देखो। अब देखो, जो मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ वो सब लिखो, अंश तुम अविश के पास से लिखो। नाउ 1914 में क्या हुआ? दैट इज रशिया गॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हो गया कि नहीं इन्वॉल्व? जो भी रीजन रहा, ट्राइपार्टाइट संधि थी, त्रिपक्षीय संधियां। सो रशिया गॉट involved in First World War. Tsar Nicholas was in front, वो चला गया वार फ्रंट में चला, तो पीछे तो कोई नहीं रह गया, पत्नी रह गई। Tsar Nicholas II was in war front, वार फ्रंट में चला गया। जरीना अलेक्जेंड्रा was now looking after the domestic affairs। अब जो घरेलू मामले थे उनको कौन देखभाल कर रहे हैं? लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर। देखो अब एक और चीज, मुझे तो लगता है जरीना अलेक्जेंड्रा भी जर्मन की थी, मैं एक बार फिर करता हूँ, है ना? जर्मन की थी। शी वाज ऑफ जर्मनी। उसका एडवाइजर, वो खुद भी एडवाइजर खराब थी, और उसका जो एडवाइजर था वो भी जर्मनी का। तो शी
was of Germany and has, और उसका एडवाइजर कौन था? एंड हैज जर्मन, पूरा नाम बताओ। व्लादिमीर रेस्पुतिन, रेस्पुतिन ही लिख दो। अब इसको ज्यादा पता है, वो पूरा जानता है। एंड हैज जर्मन एडवाइजर, अभी कंफर्म करके आंसर बताएंगे। एडवाइजर रेस्पुतिन। अच्छा अब आगे देखो, जर्मनी वाज एनिमी कंट्री ऑफ रशिया। देख लो, ये एनिमी है कि नहीं? ये रेड है, ये ब्लू। जर्मनी कैसा था? एनिमी कंट्री। वो उस समय नहीं था ना, शुरू में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में हो गया, लोगों ने अपना अपना पूल चुन लिया। वो भी अभी लिख देते हैं। तो वॉज एनिमी कंट्री किसका था? बोलो, रशिया का था। तो इसलिए पीपल डिड नॉट लाइक दिस, इसलिए उन्होंने उस किंग को रिजेक्ट कर दिया ना। लोग तो पसंद नहीं करेंगे। पीपल डिड नॉट लाइक दिस। और दूसरी चीज, ड्यूमा कंसल्टेड नॉट टू ज्वाइन इन वॉर, या ये भी कहें जो अन्नी कह रही हैं कि जार हैज नॉट कंसल्टेड फॉर दिस डिसीजन विद ड्यूमा। ड्यूमा से उसने सलाह ही नहीं ली, खुद ही युद्ध ऐलान कर दिया। गलत किया, जब तुमको उससे सलाह लेनी चाहिए तो तुमने सलाह, तो ड्यूमा पूरी इसके अगेंस्ट होगी, और है भी नहीं राजा तो और उसको बदल किया। सो जार हैज नॉट कंसल्टेड with Duma for this war. With Duma. This war. और इसके अलावा रोहित 3 साल की लंबी लड़ाई में अब स्थितियां और खराब हो चली थी। क्यों? क्योंकि वहां खाने पीने की चीजें भी नहीं थी। आप 17 तक पहुंच जाओ, दैट इज क्या हुआ? ब्रिटेन और सबके बाद ये 1914 से 1917 तक वार लड़ा, और ये ज्वाइन कब करता है? 1918 में, जस्ट 1 साल, आधे साल के लिए। ठीक है। ड्यू टू वार दैट सिचुएशन किसकी ऑफ द एसेंशियल गुड्स वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत दयनीय दशा। रशिया की आर्मी बार हार गई थी। लो एक और भी चीजें बता रही, दैट इज ड्यू टू वार, ड्यू टू वार द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स राइजन। बोलो 3 मिलियन क्या हो गया? रिफ्यूजी हो वो तो आगे है, अभी उनको आगे बढ़ने दो। बार ड्यू टू वार, बोलो क्या हो गया? देयर वाज ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस, आधारभूत चीजों की समस्या उत्पन्न हो गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब होता है? देयर वाज, तुम्हें चीजें ही ना मिले खाने पीने की, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये सारी घटना है। दिस लेड एजिटेशन एमंग पीपल, इन सब की वजह से, एक तो उसकी वाइफ जर्मन की, दूसरा क्या हुआ? ड्यूमा से सलाह भी नहीं ली, और तीसरा एडवाइजर भी जर्मन का, और चीज़ों की महंगाई। तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ? बोलो, एक साथ मिला जुला। आगे की बात देखिए। सो by 1916 the rights at bread shop were common। इसकी वजह से, वार की वजह से बहुत सीवियर इम्पैक्ट हुआ रशिया पर। आगे की बात देखिए। तो नाउ चलिए, ओके।
नाउ ओके, आगे के इसका कंटिन्यूटी देखिए। बाई 1916 पे पहुंच गए, 1914 से हम आगे बढ़ गए, तो 1914 से 1916 में पहुंच गए। दैट इज राइट्स वर साची, राइट्स वर कॉमन इन रशिया। किसके लिए था? फॉर ब्रेड, ब्रेड शॉप के लिए वहां दंगे होने लगे। एंड नाउ राइट्स होने लगे। और क्या क्या चीजें हुई? दैट इज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कर्स। जो ब्रेड एंड फ्लोर था, इट बिकेम आउट ऑफ रीच टू कॉमन पीपल। ब्रेड एंड फ्लोर became out of reach. अगली चीज देखो, बहुत सारी चीजें हुई हैं। राइट्स हो गए, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर हाई, सो पीपल बिकेम अगेंस्ट मोनार्की। राजा के खिलाफ हो गए, जर्मनी के तो खिलाफ थी ना। एंटी जर्मन, बिल्कुल सही। ये देखो इन्होंने बोल दिया कि सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर था ना 2 शहर, उसका नाम पेट्रोग्राड रख दिया गया, नाम ही बदल दिया सर। जर्मन नेम था पीटर्सबर्ग, बोले पीट्स के नाम से नहीं रखेंगे, पेट्रोग्राड का नाम बदल दिया। इतना ज़्यादा हुआ। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर हाई, सो पीपल opposed Tsar, इसलिए जार का विरोध किया। कि अगली चीज देखिए, रेलवे लाइन्स बिगिन टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हो गई। मोस्ट ऑफ जो यंग पीपल थे वर सेंड फॉर फाइटिंग एट फ्रंट, सो द जो पीपल थे फार्मिंग के लिए, उनकी संख्या में कमी आ गई, तो फिर अब लोग नहीं बचे थे। कि मोस्ट of the young people were sent to war, so there was less manpower left at factory and agricultural work. There is a shortage of people. बिल्कुल सही। And अब इसके बाद क्या घटना होती है? ये तो जस्ट एक तरीके की भूमिका थी। हमको तो 1917 का सोनाक्षी फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ना था। ये तो जस्ट हम उसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि आखिर चीज़ें हुई क्यों। एक तो उसकी वाइफ का चक्कर, और दूसरा चक्कर हुआ रेस्प्यूटिन का, उसका भी सलाहकार का चक्कर, और साथ में खाने पीने की कमी, जवान चले गए बाहर। तो इन सब घटनाओं से क्या हुआ? खाने की कमी, ब्रेड नहीं मिल रही लोगों को खाने की, क्या होगा बताओ। अगली चीज क्या हुई बताइए? फरवरी रेवोल्यूशन। तो अब आगे की बात है कि इन फरवरी 1917, देखो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कब की थी? 1917। शॉर्टेज हो गई। चलो 22 फरवरी को ये काम कर। अब देखो वर्कर्स के क्वार्टर। इन नाउ जो सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम वाज चेंज टू पेट्रोग्राड। यहाँ से नाम बदल चुका है, नाम इसका क्या हो चुका है? पेट्रोग्राड एक रशियन नेम है। और पहले कैसा नाम था बताओ? पीटर्सबर्ग का जर्मन नेम था। ये बताओ जार की वाइफ का क्या नाम था? उसके एडवाइजर का क्या नाम था? फरवरी रेवोल्यूशन किस डेट को हुआ? अच्छा, जो ब्लडी संडे तक कितने लोग मारेंगे और कितने लोग नहीं मारेंगे? हर तरह से किया। चलो, इतनी बात हो गई। जो 3 ड्यूमा थी वो कब कब बनी?
भाई में तो कोई डर ही नहीं थी, ठीक है। पहली ड्यूमा कितने दिन में सस्पेंड हुई? 75 डेज। थर्ड ड्यूमा थी, उसमें कौन से लोग थे? कंजर्वेटिव। चलिए अब बारी आती है, दैट इज सिर्फ एक चीज तुमसे पूछेंगे अर्षिता, किसके लीडरशिप में जो प्रोसेशन हुआ था ब्लडी संडे का, वो किसके लीडरशिप? यही हम बात कर रहे हैं। अब इससे अच्छा ये बताओ, हिस्ट्री पढ़ने ज्योग्राफी अब आगे की बात करें, हर चीज ये जानती है। अब आगे की बात हम लोग देखें, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, दैट इज नाउ नेम ऑफ पीट्सबर्ग वाज नाउ चेंज्ड टू पेट्रोग्राड। ये इसलिए था एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट, दैट इज पेट्रोग्राड। आगे की बात क्या हुई? वो रशियन नेम है। नाउ ऑन 22 फरवरी को वर्कर्स के क्वार्टर में ही खाने की कमी हो गई। एक कॉमन जनता, एक वर्कर के क्वार्टर में ही खाना ना मिले। ऑन 22 फरवरी there was shortage of food. बहुत ध्यान से सुनिए, वो काफी धीमे धीमे बोल डाल रहे कोनी। वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी हो गई। फिर क्या हुआ? दैट नाउ वर्कर्स ने फिर वही काम किया, नीवा नदी के इधर चले आए। सो वर्कर्स क्रॉस्ड, पहले भी ऐसा किया था, क्रॉस्ड नीवा रिवर एंड इसके बाद क्या किया गया? एंड टुक ऑफ द प्लेस ऑन 20, ठीक है, एंड लेड ए पीसफुल प्रोसेशन या मार्च अ प्रोसेशन। इधर चले आ गए, सर 22 फरवरी को फिर लॉकआउट हो गया। लॉकआउट हो गया। लॉकआउट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ लॉकआउट। Meaning of lockout, a situation in which an employer does not allow workers into their place of work, especially a factory, until they... That means the workers were denied to entry in their workplace. Lockout. ठीक है, वर्कर्स वर्क, इसलिए उन्होंने प्रोसेशन निकाले कि उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। डिनाइड एंट्री इन वर्क प्लेस। अब क्या हुआ? इन सब चीजों के बाद कि 25 गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। 22 तारीख को प्रोसेशन निकाला, 25 तारीख को ड्यूमा सस्पेंड। तीसरी बार जो बनी थी गवर्नमेंट बोलो, अब हट गई है सरकार, चली गई, सस्पेंडेड थर्ड ड्यूमा, अब बस जाने वाली है। अब देखो 27 में पुलिस हेडक्वार्टर में रेड हुई, स्ट्रीट्स क्राउडेड विद पीपल, और सब लोग अब डेमोक्रेसी की बात करने लगे। देखो ये कब हुआ? 25 को, ऑन 25 फरवरी, कितने दिन बाद? क्या हुआ था? 23 को वुमेन्स ने फैक्ट्री पे स्ट्राइक कर दिया था, तो उसी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये बहुत अच्छी बात रही। 23 को इसी में जो वुमेन्स ने स्ट्राइक किया था, उसे इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से मनाया। और ये सर ये स्ट्राइक 50 फैक्ट्रीज के ऊपर किया गया। 50 फैक्ट्री से, सही है। वर्कर्स ने किया, वुमेन ने नहीं किया। वर्कर्स 50 फैक्ट्री तो वुमेन्स वर्कर वो के इंटरनेशनल वुमेन डे, तो उनने भी स्ट्राइक किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन वर्कर्स
समझ में आ गया? 23rd को वुमेन ने स्ट्राइक किया, तो इसलिए इसे क्या माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। चलो ऑन 23rd ये हुआ, और ये बताओ 27th को तृप्ति क्या हुआ होगा? पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेडेड। सही है? हैं? वो तो नहीं लिखा है, तुम बताओ। ऑन 27th February पुलिस हेडक्वार्टर्स पर रेडेड। पुलिस हेडक्वार्टर पर रेड हो गई। अच्छा ठीक है। पीपल क्राउडेड द रोड विथ स्लोगन्स डेमोक्रेसी, दैट इज वेजेस फॉर वर्क, ऐसे सब स्लोगन्स आने लगे। पीपल क्राउडेड द रोड विथ स्लोगन्स, लोग स्लोगन्स निकालने लगे। तो ये क्या माना जाता है? दैट इज, इतना सब होने के बाद 2 मार्च को क्या हुआ? देखो मैंने बात कर दी है 1914 में क्या हुआ, बोलो? वर्ल्ड वार 1 हुआ। अब आगे बताओ, इसी में 1917 को क्या हुआ? दैट इज फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। और 1917 में 1 फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, और 2 मार्च को क्या हुआ 1917? जार ने अपना पद छोड़ दिया। राजा कितने 100 सालों से राजा था, वो हट गया, राजा ही हट गया। जार एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड का मतलब उसके पद से हटा दिया, हट जाओ। सर हमारे एसएसटी वाले साले तो किडनैप हो गया। नहीं, किडनैप का कहीं नहीं। एब्डिकेटेड हुआ था, उसने जार ने क्या किया मालूम है? एक ट्रेन भर कर सोना नीवा नदी के ऊपर से ले गया, और वो इतना भारी था सोने से कि पुली टूट गया, पूरी ट्रेन नदी में गिर गई, आज तक वो सोना ढूंढ गया। ट्रेन भर के सोना ले गया जार भागते समय। सोने का हैं? कर हाँ, मरने होने का तो मर तो गया ही होगा बाद में, लेकिन वो सोना उसी नदी में ढूंढ ही रहे लोग। मिल सकता है, अभी भी तुम देखो खूब उसका चलता है कि अब मिला तब मिला। हम तो हर साल सुन रहे हैं कि मिला, मिला ही नहीं रहा, मिला नहीं आगे। चलो जार अपने पद से हट गया। आप जरा देखिए नाउ, आगे देखें, क्योंकि 2 मार्च को बात ना करें। 2 मार्च 1917, ठीक फरवरी 28 दिन की होती है, 27 तारीख की कहानी बता दी। 3 दिन बाद क्या हुआ? नाउ 2 मार्च को फाइनली एब्डिकेटेड इस पावर, उसने अपने पद पावर का त्याग कर दिया। जार एब्डिकेटेड, उसने थ्रोन का भी त्याग कर दिया, सिंहासन। सही है? थ्रोन एंड एब्डिकेटेड इस पावर, पावर का भी त्याग कर दिया। उस समय एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कहते हैं, जैसे तुमको मार्कशीट ना मिले तो मैम हाथ से लिख के दे दें कि नवदीप के इतने, मैथ में इतने, ये इसको कहते हैं प्रोविजनल मार्कशीट। टेम्पररी मार्कशीट को क्या कहते हैं? उसी तरीके से टेम्पररी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि भाई ठीक है मेन लोग आ जाओ, चलो तब तक सरकार चलाओ। जैसे मोहम्मद यूनिस नहीं चला रहे बांग्लादेश में, उस टाइप से कोई वो तो हुआ नहीं। अच्छा, उसके लीडर कौन है? तुम बताओ, तुम बताने वाले। गवर्नेंस ये बतानी, ये पहले बता दें। अब देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, नई चीज, नई बात ही छेड़ दी। बोले सारा किया धरा लेनिन का था। कौन था बोलो? मेनशेविक। और बैठ गए पोस्ट पे बोल्शेविक का किया धरा था, मेनशेविक बैठ गए। केरेंस्की मेनशेविक, वो बेचारा एक जाहिल में है, देश से बाहर। वो अप्रैल में आएगा, अगले महीने। अप्रैल में आने के बाद बोलेगा, अरे केरेंस्की तुम कहाँ बैठे हो, हटो, हम बैठेंगे। नहीं किया है,
वो किस पार्टी का था बोलो? लेनिन किस में था? बोल्शेविक। और ये कौन से थे? मेंशेविक। उस समय दो पार्टियां। फिर से समझो, पावर से हट गया और उस समय किसकी सरकार आ गई? प्रोविजनल गवर्नमेंट विच वाज गवर्न्ड बाय मेंशेविक लीडर केरेंस्की। किसके द्वारा था? मेंशेविक लीडर। सही है। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। टुक ओवर रशिया, उसने रशिया को टुक ओवर कर लिया। इट्स लीडर वाज, इसका लीडर कौन था? वॉस केरेंस्की। ठीक है, ऑफ मेंशेविक पार्टी। दोनों ही उस समय रशिया की मेन पार्टी थी, एक बोल्शेविक पार्टी और एक मेंशेविक पार्टी। जरा इनके बारे में देखो कि बोल्शेविक और मेंशेविक का क्या अंतर है। चलो, और मेंशेविक्स, इट्स लीडर वाज, इसका लीडर कौन था? इट्स लीडर वाज व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का जो बोलचाल का तरीका था वो बहुत इलॉक्वेंट था। सो अब जरा देखिए, व्लादिमीर लेनिन इमेज, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होती। इनके खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, कि किस तरीके से भाषण देते थे। ये देखो, तो ये टेढ़े मेढ़े होके भाषण तो समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब भी वो होते थे ऐसे करते थे। व्लादिमीर लेनिन ड्यूरिंग स्पीच, ये देखो, तो कैसे स्पीच? सर ये तो बक्से में स्पीच दे रहे हैं। इसके लीडर कौन थे बोलो? व्लादिमीर लेनिन। और इसके लीडर कौन थे रोहित? बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात। बोलो इसके लीडर को जार में डालो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाने वाला है। इन्होंने कॉमन सेंस की बात करी। जो जार नहीं होता, बड़े से जार में डालो। बोलो ये तो जाने वाला, सर से जार में डालो। इट्स लीडर वाज, ये नहीं बोले जेलेंस्की, जहाँ एक ही जैसे नाम है, जेलेंस्की, फेलेंस्की। तो आजकल तो यही सब नाम है। लीडर वाज अलेक्जेंडर केरेंस्की। अब ये देखो, आदमी खेले के पढ़े, अब इतना खेल में नाम कर लिया रोहित ने, तो इधर भी करें ना। इसमें क्या थे? सो इट कंसिस्ट सोशलिस्ट। इसमें ज़्यादातर लोग कौन थे बोलो? सारे सोशलिज्म वाले थे कि सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सोशलिस्ट्स। और जबकि इसमें कौन थे? इट रिप्रेजेंट, ये माइनॉरिटी को लेकर चलती थी। जो उस समय वहाँ माइनॉरिटी के लोग थे, तो वो अलग अलग तरीके के थे। एक तो रशियन पीपल थे, और एक कुछ उसमें इंग्लिश पर्सन्स थे, कुछ अलग अलग भाषाओं, कुछ बुद्धिस्ट थे, ऐसे कुछ इस्लामिस्ट भी थे। ये किसका ग्रुप है? पार्टी नहीं, जनता में, जनता। जैसे हमारे यहाँ भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम को लेकर नहीं चलती है, कांग्रेस है मुस्लिम को, और बीजेपी हिंदुओं को लेकर चलती है। ऐसा समझ में आई बात कि नहीं? तो अब ये चीज़ क्या है कि कुछ लोग माइनॉरिटी को देते हैं, उनका वेलफेयर देखें, तो ये माइनॉरिटी के थे। और ये किसके थे? जो सोशलिज्म में विश्वास करते, मेनली किसानों के लिए। और ये क्या था? दैट ये रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटी को। स्वास्तिका अपना नंबर इसमें ऐड करवा देना ज़्यादा से। माइनॉरिटी ग्रुप। अगला देखो, दैट इज
कोई भी आता था तो मैं सभी कहता था अच्छा मेंबर बनने आ जाओ ज्वाइन करो। ये कहता था कहाँ से हो, कैसे हो, नाम बताओ, क्या करते हो, बैकग्राउंड बताओ। ये बिल्कुल सिलेक्टेड लोगों को लेता था फिल्टर करके, सबको नहीं भरता था। इसमें पार्टी में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल था, यहाँ कोई भी आ सकता था ऐरा गैरा। दैट इज ये कैसा था बताइए, ये ज़्यादा लोगों को लेने में विश्वास रखता था और वो दैट इज इट वाज सेलेक्टिव। रजिस्ट्रेशन वाज ओपन टू सेलेक्टिव पीपल, इट इज फॉर मास पीपल। चलिए इस चीज़ को लिखें कि इफ पार्टी वाज डिसिप्लिन एंड नंबर एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर। इस पार्टी कैसी थी, डिसिप्लिन थी And it only took wise people. एंड इसके अलावा इट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पीपल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब होता था was investigated या look, उसको देखना पड़ता था, ये देखते थे। जब इसमें क्या था, it was open, party was open to all। ये जो पार्टी थी ये सभी के लिए खुली हुई थी। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि मैं शैविक, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए बताइए। 2 मार्च हो गया, जार एब्डिकेटेड हो गया, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी है, गवर्नमेंट फॉर्म, कितना ही रखिए